सो हेलो 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया, एकदम दमदार। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत सारे लगातार लेक्चर वीडियोस हम प्रोवाइड कर चुके हैं। पूरा सिलेबस ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड है, तो आप जो भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। जो भी चीज अच्छे से कंसेप्ट के तौर पे पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बता दो कि आप लोग को कितना पढ़ के हो गया। देखो, मैं अगर बात करूं आज की तारीख है 15 तारीख है, और अगर हम मराठी और या फिर सेमी वाले की बात करें तो 21 तारीख को पेपर शुरू हो रहा है और 24 तारीख को इंग्लिश मीडियम वाले का शुरू हो रहा है। मतलब आज से अगर मैं काउंट करूं तो 8-9 दिन ही रह गए। ठीक है, तो क्या 8-9 दिन में आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या आपका थिंकिंग है वो बता सकते हो। और दूसरा, आपका कितना परसेंट हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे 90 हो गया परसेंट, 80% हो गया, 70% हो गया पढ़ के। तो सिलेबस कितना पढ़ के हो गया ये मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी देख पाऊं कि हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये सब बातें भी होती रहेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के वीडियो का मुद्दा क्या है, जो कि है दोस्तों, मैंने जस्ट एक दिन पहले एक वीडियो बनाया था, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपर्स का हैक होता है, किस प्रकार से टॉपर जो है वो पढ़ता है और किस प्रकार से पेपर लिखता है। एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर में यही फर्क होता है, दोनों पढ़ते तो लगभग सेम ही टाइप का है, लेकिन ये पेपर जो है वो लिख नहीं पाता अच्छे से, और ये जो टॉपर होता है वो पेपर बहुत अच्छे से लिख पाता है, पेपर को प्रेजेंट अच्छे से कर पाता है, अपने आंसर को अच्छे से लिख पाता है, और इसीलिए शायद उसको अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। तो यही चीज मैंने उस पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियो में बात कही। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, जस्ट एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना और पूरा पूरा देख लेना। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज उसमें जो मैंने पूछा था कमेंट के माध्यम से, आपको मैंने बोला था कि क्या आपको पेपर फिलिंग, आंसर शीट के डिटेल फिलिंग एंड कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, कैसे आपको मार्जिन्स का ध्यान रखना, ये सब चीज के ऊपर एक वीडियो चाहिए। और 10th के स्टूडेंट जो मेनली मिस्टेक्स करते हैं अपने पेपर लिखते हुए, क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करने हैं, ये सब चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो। तो मैंने पूछा था आपको, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो 10वीं में है और पेपर पैटर्न समझना चाहते हैं। पेपर पैटर्न मतलब पेपर राइटिंग पैटर्न समझना चाहते हैं, और आंसर कैसे लिखते हैं वो देखना चाहते हैं। और साथ ही में फर्स्ट पेज जो आपका होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास भी एक आंसर शीट है जो मार्केट में मिल जाता है, ठीक है ना, 8-10 रुपए का मिलता है। ये आपका एक आंसर शीट होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो उसमें स्टार्टिंग का जो पेज होता है उसमें कैसे आप डिटेल्स को फिलअप कर सकते हो, कुछ छोटी मोटी जानकारी जो है वो आपको बताऊंगा, और आपको इन पेजेस को कैसे लिखना है आंसर, ये सब चीज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहते हो तो वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देख लो। वैसे तो मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, लेकिन आप 1.5 की स्पीड पे देख के वीडियो की टाइम को बचा सकते हो और आपका भी कीमती समय बचा सकते हो। लेकिन ये कीमती समय बचा के वेस्ट नहीं करना, पढ़ने पे ध्यान देना है। बहुत सारे लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने अपलोड किए हैं यहाँ पे इस चैनल के ऊपर, और पूरे कंसेप्ट और लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो जो चाहिए वो पढ़ सकते हो, और आराम से अभी टाइम है 1.5 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, टाइम बचा सकते हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारा आंसर राइटिंग डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले यहां पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो कि लगभग हमारे आंसर शीट का होता है। लेकिन आपका बोर्ड का जो पेपर होता है, मतलब आंसर शीट होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि देखो ये मार्केट में मिलता है, तो इसको अलग अलग जो कंपनीज होती है ना, अलग अलग पेपर इंडस्ट्रीज या फिर कुछ बुक्स की कंपनी होती है, वो प्रिंट करती है ये पेजेस को, ठीक है ना। तो मार्केट में ये स्टेशनरी पे 10 रुपए के आसपास मिल जाता है, ठीक है। आप लोग भी लाओ, प्रैक्टिस करो, जैसा मैं बोला था मॉक टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस करो, और वो भी इसी पेपर में प्रैक्टिस करना। तो ये पेपर को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो सबसे पहले फ्रंट पे अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल्स फिलअप कैसे करना होता है। देखो, सबसे पहले ऊपर में अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है इस पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो चीज आपको इग्नोर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेंटर नंबर। तो आपके स्कूल में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका हॉल टिकट, यानी कि एडमिट कार्ड। तो आपके हाथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए। और अगेन, जैसा मैं एक लास्ट ईयर के बच्चों को भी मैंने स्टोरी सुनाई थी, और सेम स्टोरी आपको भी सुनाता हूं, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है। हुआ ये था, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। हुआ यह था, एडमिट कार्ड का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, एडमिट कार्ड कितना जरूरी है। तो मैंने तो पहले आपको एक बात कही है कि एडमिट कार्ड जो होगा उसका एटलीस्ट 1-2 कलर जेरॉक्स निकाल के रख लेना, ठीक है। सेम टू सेम कलर जेरॉक्स और 1-2 नॉर्मल जेरॉक्स निकाल के रख लेना, और एक्स्ट्रा भी आपके बैग में रखना, ठीक है। तो हुआ यह था कि जब हम बोर्ड एग्जाम लिखने गए थे, यानी बोर्ड एग्जाम का पेपर चल रहा था, और मुझे आज भी याद है इंग्लिश का वो पेपर था, ठीक है। तो 10वीं का इंग्लिश का पेपर था, और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम भी राहुल ही था, ठीक है ना, राहुल, सरनेम कुछ और था, ठीक है। तो हुआ ये कि जब वो एग्जाम सेंटर में गया और हम लोग सब साथ में जा रहे थे, तो हम लोग जब पहुंचे, तो आपको पता होगा कि जब एग्जाम सेंटर में एंट्री लेते हैं, अंदर घुसते हैं गेट में, तो आपका एडमिट कार्ड वो लोग देखते हैं, या फिर जो प्यून होते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो एडमिट कार्ड देखते हैं, तभी आपको एंट्री मिलती है। ये तो आपको पता होगा, नहीं तो कोई भी बाहर का आदमी पेपर दे देगा ना जाके आपकी जगह पे। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जब बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले क्या होता था कि एडमिट कार्ड पे फोटो किसी और का रहेगा, और उसके जैसा सेम दिखने वाला कोई इंसान रहेगा, सेम मतलब थोड़ा बहुत दिखने वाला है, फिर कोई बड़ा भाई छोटा भाई, वो जाके पेपर लिख के आता था, ठीक है, पता भी नहीं चलता था। तो आज के डेट में ऐसा ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, खासकर बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसके साथ हुआ ये कि जब उसको दिखाना था कि एडमिट कार्ड देख के वो एंट्री करे, तो अपना वो बैग में ना एडमिट कार्ड निकालने के लिए हाथ डाला, और जैसे वो बैग में अपने हाथ डाला, उसको एडमिट कार्ड मिला ही नहीं, ठीक है बच्चा। मतलब मैं बोलते हुए थोड़ा हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यार ये सिली मिस्टेक थी, ये आपके साथ ना हो इसके लिए बता रहा हूं, स्टोरी सुन ले ध्यान से। तो बंदा जो है राहुल,
कंटिन्यूस क्या कर रहा था, कंटिन्यूस वो ढूंढ रहा था बैग में, उसको मिला ही नहीं। वो यहां ढूंढा, इस बैग में, इस जिप को ओपन किया, इस जेब में देखा, भाई मिल रहा नहीं है। उसको टेंशन आ गया। और ऑब्वियसली आपको पता है 10:30 तक आपको एंट्री कर लेना होता है, तो 10:30 तक उसका टाइम हो गया और उसका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, वो बौखला गया। फिर ऐसे करते करते 10 से 15 मिनट उसका वेस्ट हो गया और उसको अब ये समझ में आ गया था कि वो अपना एडमिट कार्ड या तो घर पे भूल चुका है या फिर कहीं पे वो मिसप्लेस कर चुका है। तो हम सबको एंट्री मिल गई, हम सब अंदर चले गए, लेकिन वो बंदा बाहर ही रह गया, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये तो क्लियर सी बात है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड भी कैरी करना है, आपके स्कूल का जो आईडी कार्ड है, ठीक है ना, आइडेंटिटी कार्ड, वो भी कैरी करना है। तो वो बंदा एडमिट कार्ड भूल गया था, आईडी कार्ड था। तो क्या हुआ, बहुत दिक्कत हो गया। और उस टाइम पे फोन विन भी होता नहीं था कि फोन करके तुरंत बुला ले, ठीक है ना। उस टाइम पे कोई फोन नहीं रखता था। आप तो लकी हो, आपके पास फोन है, आप जब चाहे ओपन करके घर को, पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। बाहर अगर हो तो, वैसे तो अंदर अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी। तो मान लो कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि दिक्कत हो गया, तो वो बंदा जो है वो ऑलमोस्ट लिटरली रो दिया था कि यार अब तो मेरा ये पेपर जो था इंग्लिश का वो नहीं दे पाएगा, और बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। बट थैंक्स टू द स्कूल अथॉरिटी, जिस भी सेंटर में उसका था पेपर देने का, जो हमारा सेंटर था, उसके कुछ ऐसे टीचर्स थे जो उनकी हेल्प की उन्होंने, और उनका पेरेंट का नंबर लिया, कॉल किया। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा दूर से आता था, लगभग आधे घंटे का रास्ता था। तो जब तक कॉल किया, उसके पापा वो जो एडमिट कार्ड था, जो हॉल टिकट था, उसके घर से वापस लेकर आए, तब तक जो है लगभग 35 to 40 मिनट जो है वो ऑलमोस्ट चला गया था। यानी पेपर भी स्टार्ट हो गया था, और लगभग उसके पापा जब तक एडमिट कार्ड लेके आए तब तक हो गया था लगभग 11:30, ठीक है, 11:30 हो चुका था। मतलब देखा जाए तो आधा घंटा, पौना घंटा, 30 to 40 मिनट्स ऑलरेडी उसका वेस्ट हो गया था। और सोचो इंग्लिश का पेपर में टाइम कितना जरूरी होता है। 3 घंटे का पेपर होता है बच्चा, 3 घंटे का पेपर, और उसमें आधा घंटा वेस्ट हो गया। 3 घंटा ही कम पड़ता है इंग्लिश के लिए, तो भाई 2.5 घंटे में क्या करेगा। तो वो बंदे ने पेपर तो लिखा एनी हाउ, जो भी था, शायद हो सकता है पूरा कंप्लीट ना कर पाया, लेकिन लिखा। तो इससे क्या पता चला कि आपकी छोटी गलती से आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिससे आपके मार्क्स ना कट जाए, मार्क्स ना हो जाए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो काम करना है आपका एडमिट कार्ड, और वही चीज यहां पे मुझे बताना था। तो एडमिट कार्ड आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं डिटेल्स पे। तो एडमिट कार्ड अगर आपके हाथ में है तो डिटेल्स आपको उस पे लिखा होता है सेंटर नंबर, जो उस पर्टिकुलर सेंटर का कोड होता है। तो मान लो कोई भी सेंटर नंबर हो सकता है 1356, ऐसे 4 डिजिट का सेंटर कोड रहेगा, वो आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। दूसरा, उसके नीचे जैसे आओगे आपको लिखा रहेगा सीट नंबर। तो 2 लिखा रहता है, एक होता है सीट नंबर इन फिगर, एक होता है सीट नंबर इन वर्ड्स। तो फिगर जो भी रहेगा, जैसे मान लो किसी का एम से चालू हो रहा है, ई से चालू हो रहा है, तो हमारे टाइम पे ई से चालू होता था। तो ये था दोस्तों E110322, ये मेरा सीट नंबर था, आज भी याद है मुझे, ठीक है। तो इसको लिख देना है, ई जो भी रहेगा, आपको एम रहेगा, जो भी रहेगा, ईमानदारी से आप लोग उसको लिख दोगे। तो आपने वर्ड्स इसमें लिख दिया। और कहां से देख के लिखो, एडमिट कार्ड से, हॉल टिकट से देख के लिखना है। कहीं पे भी याद किया हुआ है, चलो मैं लिख लूंगा, भाई एक भी सीट नंबर का नंबर इधर उधर हो गया ना, पूरा गया। तो ये चीज ध्यान में रखना, सीट नंबर शुड बी एक्यूरेट। उसके अलावा वर्ड्स में लिखना होता है, तो यहां पे ई लिखा है तो इसको तो ई लिखोगे, हल्का सा डैश मारो। और वर्ड्स में कैसे लिखना है आपको पता ही है, पीछे से काउंट करो। तो ये होता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये क्या है, 110322 क्या है, ये है 1 लाख। तो आप लिखो 1, ओ यानी 1, LAKH, लाख। देखो मैं छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, 1 लाख क्या है, 322, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख 1000 है ना, सॉरी 10,000 है, जो भी है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो 1 लाख फिर 10,000, स्पेस आपको 2 लाइन का दिया होता है, उसमें आपका छोटा छोटा लिखोगे तो आ जाएगा। तो ई 1,10,000, 322। तो समझ लो मैंने लिख दिया, थोड़ा बाहर चला गया, लेकिन आप लोग कोशिश करना बाहर मत निकले, छोटा छोटा लिखोगे, समझ में आएगा। और ये जरूरी होता है, ताकि अगर आपने कुछ नंबरिंग में मिस्टेक किया है तो वो वर्ड्स के हिसाब से समझ में आएगा। और कभी कभी जो इन्विजिलेटर होता है, जो आपका सुपरविजन के लिए जो आते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा। उसके अलावा आपका सिग्नेचर, तो मान लो कि आपका सिग्नेचर जो होगा वो आपको करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया। और उसके नीचे होता है सुपरवाइजर, जो आपका इन्विजिलेटर है, जो सुपरवाइजर है, उसका यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है। तो जनरली वो लोग रेड पेन से करते हैं, तो उनका जो भी साइन रहेगा, मान लो जो भी है, ठीक है, तो ये उनका साइन है। तो मान लो साइन आ गया। और मान लो अगर ऐसा होता है कि आपका पेपर पे साइन नहीं है, तो आप खुद बुला लो, क्योंकि सुपरवाइजर तो ऐसे खुद आके साइन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक आध स्टूडेंट ध्यान से उतर गया, लास्ट बेंच तक आते आते भूल गए, ऐसा भी होता है, बाई चांस होता है, रेयर केस में। लेकिन आपके अगर पेपर में लास्ट तक साइन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको बोलना कि टीचर, मैडम, जो भी सर है, सर मेरे पेपर में आपने साइन नहीं किया, बाकी में किया आपने, मेरे में नहीं किया, तो जरूर से कर लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना। उसके नीचे अगर आप आओगे तो नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट। तो मान लो सब्जेक्ट है, आज आपका पेपर मैथ्स का पेपर है, इसको हमेशा आप जो ब्लू पेन से लिखते हो उसी से लिखना होता है, ठीक है। तो आपका पेन लिख दिया आपने, मैथ्स का पेपर है। उसके बाद होता है कि आपका ये कौन सा है, मतलब लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई इंग्लिश मीडियम की हो तो इंग्लिश मीडियम लिख देना, जैसा भी आपका रहेगा वो आपको टीचर्स जो वहां पे रहेंगे आपको गाइड कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो डेट होता है वो बिल्कुल ध्यान से लिखना। तो मान लो आप जिस दिन पेपर लिखने जा रहे हो, लेकिन वो चीज है, ठीक है, तो 5 मार्च 2025 जो भी रहे, आप
वहां पे लिख दोगे, ठीक है। लैंग्वेज जो पेपर है, हाँ पेपर कौन सा है वो लिखना यहां पे, माफ करना ये पेपर है, ठीक है। एक सेकेंड, नीचे लैंग्वेज है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका इंग्लिश जो है वो यहां पे आ जाएगा। जो भी रहेगा देख लेना बच्चा, जहां पे लैंग्वेज लिखा रहेगा वो समझ जाने की इंग्लिश है। पेपर कौन सा है, मैथ्स का 1 है ना, तो मैथ्स का पेपर 1 इस प्रकार से लिखना, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, मैथ्स 1 अलजेब्रा जो भी है वो आप अपने टीचर से पूछोगे कि मैडम यहाँ पे क्या फिल करना है, तो वो लोग गाइड करते हैं, सुपरवाइजर का काम ये बच्चा गाइड करना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। बाकी कुछ भी मन में डाउट आया, बिल्कुल शर्माना नहीं है, शाय नहीं होना है, डरना नहीं है। जो भी सुपरवाइजर है वो आपकी हेल्प करने के लिए ही है वहां पे। जो टीचर वहां पे आते हैं ना इन्विजिलेशन के लिए, वो आपकी हेल्प करने के लिए। टीचर को पूछना टीचर इसमें क्या भरना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद बताएंगे आपको। वो पोलाइट रहते हैं, अच्छे से, उनका ड्यूटी है, उनको पैसा मिलता है उस चीज का, ठीक है। डेट यहाँ पे लिख देना जो भी है आपका, ठीक है, समझ गया ना। तो वो चीज आपको लिखना है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सप्लीमेंट। तो मान लो कि आपने पूरा आंसर शीट लिया, जैसे ये आपका पूरा आंसर शीट है, ये पूरा लिया, लेकिन ये पूरा आपने खत्म कर दिया, ये पूरा भर दिया आपने। भरने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सर 2 क्वेश्चन बाकी है, मेरे को और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप क्या मांगोगे, सप्लीमेंट। तो उनको बोल सकते हो कि आई वांट सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट आपको देंगे। और सप्लीमेंट जो भी जितना भी सप्लीमेंट लोगे उसको ऐड करके लिखना होता है। तो जैसे मान लो कि आपका आंसर शीट तो एक है ही, लेकिन आपने सप्लीमेंट एक और लिया, तो 1 + 1 2 करके लिख देना, ठीक है। और मान लो अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लिया, इसी पेज के अंदर आपका पूरा आंसर पेपर खत्म हो गया है, तो यहां पे लिखोगे 1 + 0 = 1, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज का ध्यान में रखना है। उसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे, साइड में आप देखोगे, इसमें कुछ भी डिटेल फिलअप नहीं करना, क्योंकि ये सब जो चेक करता है पेपर, मॉडरेटर है, चीफ मॉडरेटर है, उनका काम होता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले ये सब नीचे लिखा जाता है, वो सब टीचर्स करते हैं, आपको कुछ नहीं करता। ये आपको बेसिक डिटेल जो है फिलअप करना है। तो जैसे ही ये हो जाएगा, आप यहां पे पेज पलटना, ठीक है, पेज पलटना। हाँ, एक और चीज जो मुझे स्टार्टिंग में ही बोलनी थी, माफ करना मुझे, जो कि था दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप आंसर शीट लेते हो ना, ये थोड़ा सा मैं वापस बैक जा रहा हूं। क्यों बैक जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको आंसर डिटेल तो भरना बता दिया, लेकिन उसके पहले आपको एक और काम करना है, ध्यान से सुनना। अभी बता देता हूं, अभी याद आ गया इसके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपको काम करना है कि जब आप आंसर शीट लेते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पास ऑन पास ऑन, आगे वाले को देते हैं, पीछे पीछे पास होते जाओ। आंसर शीट जब आपको मिलेगा, तो आंसर शीट को सबसे पहले जब आप अपने हाथ में लोगे, तो आपको चेक करना है। क्या चेक करोगे कि क्या प्रॉपरली सब प्रिंट हुआ है क्या। देखो उसमें एक ना बारकोड भी होता है, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। इसमें ना यहां पे ना एक बारकोड लगता है, ठीक है, पेज द बारकोड। तो वो बारकोड जो मेनली होते हैं, जो टीचर्स ही लगाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल स्टूडेंट को हाथ में दे दिया जाता है, और स्टूडेंट खुद लगाता है, कि ताकि जो भी गलती होगी वो स्टूडेंट से होगी, टीचर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है, जो टीचर्स होते हैं वो खुद लगाते हैं, और आपको तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे लगाया जाता है। तो उसको टेंशन मत लो, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है, वो सब चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बारकोड है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे पेस्ट किया जाता है, यहां पे कॉलम होता है, ताकि आपके जो इंफॉर्मेशन है, जो सीट नंबर है, वो किसी को ना दिखे, ठीक है। याद रखना, वो सीट नंबर किसी को ना दिखे, क्योंकि कभी कभी जो पेपर चेक करने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये सीट नंबर इस पर्टिकुलर बच्चे का है, तो वो लोग पेपर को लाइटली चेक करके उसको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो ये पहले होता था, लेकिन आज के डेट में वो बारकोड वाला होलोग्राम वाला सिस्टम आ गया, तो इसके वजह से नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको जब पेपर हाथ में मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, सब आप चेक करोगे कि सब प्रिंटिंग बराबर है कि नहीं, स्पेस बराबर दिया है कि नहीं, ये सब फिल करने के लिए। फिर आप ये पेजेस को पलट पलट के देखना कि क्या ये पेज जो है, वो जो मुझे मिला है वो बराबर है क्या, इसमें कहीं लाइन मिसिंग तो नहीं है क्या, गलती से कोई पेज व्हाइट तो नहीं आ गया, पूरा ब्लैंक तो नहीं आ गया क्या, उसमें मार्जिन्स है कि नहीं, लाइंस खींची हुई है कि नहीं प्रॉपर, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं। कभी कभी पेज फटा हुआ निकलता है, कभी पेज ऐसा मुड़ा हुआ निकलता है। मान लो ये पेज है, ठीक है, ये पेज ऐसा मुड़ा हुआ निकलेगा, और ये मुड़ा हुआ जब आप सीधा करने जाओगे तो वो एक्स्ट्रा निकल के आएगा। तो ये सब डिफॉल्ट होते हैं, मतलब डिफेक्टिव पीस होते हैं। तो वो आपको अगर मिल जाएगा, और उसमें आपने पहले ही बिना देखे आंसर शीट घाई रहता है ना बच्चे लोग को, पेपर जैसे मिला वैसे सीट नंबर डाल देते हैं, भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो वो वापस भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो जब भी पहला आंसर शीट मिले, तो सबसे पहले आपको पूरा पेपर को देख लेना है। कम से कम 10 सेकंड लगते हैं यार, देखा जाए तो 10 सेकंड में आपका पेपर देख लोगे, सब ओके है, उसके बाद जाके आप आंसर शीट में अपना पहला पेज में सीट नंबर, सेंटर नंबर जो भी है वो आप डिटेल्स जो है वो लिखोगे। तो इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। तो पेपर जब चेक हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सभी मार्जिन को चेक करना है। और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि पेपर जब डिटेल्स फिलअप कर दोगे, तो मार्जिन भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्जिन बनाते हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल यहां पे लगभग 0.5 सेंटीमीटर गैप देके या फिर 1 सेंटीमीटर का गैप देके मार्जिन बना सकते हो। सेम यहां पे भी ऐसा मार्जिन बना सकते हो, ठीक है ना, यहां पे ऐसा मार्जिन बना सकते हो। और ये मार्जिन क्यों बनाते हैं, मैंने पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में बताया था कि मान लो कि आप स्टार्ट करोगे पहला क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1, तो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पे कर रहे हो, उसका ए करने जा रहे हो, तो ए का जो आंसर लिखोगे, मान लो आपने आंसर लिखा, लेकिन कुछ ऐसा चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो लाइन के बाहर चला जा रहा है, तो
ये अच्छा नहीं होता लिखना प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं लिखूंगा अंडर डैश मार के और नीचे फिर लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या हो गया कि आपके लाइन मार्जिन के अंदर ही रहेगा। तो ये मार्जिन करोगे तो प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा रहेगा और पेपर भी अच्छा आपका दिखेगा। ये सब चीज आप यहां पे कर सकते हो, ये जो पेपर है आपका यहां पे कर सकते हो। और भी क्या पॉइंट्स है यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां पे पेपर का फोल्ड्स का मैंने आपको बता दिया, पेपर फोल्ड का भी आपको चेक करते रहना है कि मान लो गलती से कोई पेपर मुड़ा तो नहीं है, फटा तो नहीं है, कट मार्क तो नहीं है गलती से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, जब भी आप मान लो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, लेट सपोज कि आप क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखे हो, ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम हियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखा, यहां पे मान लो बी का आपने आंसर लिखा, ठीक है, यहां पे आपने सी का आंसर लिखा और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। और फिर भी यहां पे नीचे स्पेस बचा है, तो कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखते हैं, तो यहां पे कभी गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 या फिर कोई भी नया क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू पेज। ये कॉलम इसीलिए तो बना है यहां पे क्वेश्चन नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 यहां आ गया, उसका मान लो ये ए है तो ए आपने लिख दिया, बी है यहां पे लिख दिया, ठीक है ना, सी है यहां पे लिख दिया। फिर जब नया पेज आएगा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ए, और ये 2 लाइन में खत्म हो गया, तो ये पूरा पेज बचा हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, ये पूरे पेज बचा है तो क्यों वेस्ट करना, इधर से चालू कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी गलती मत करना, चाहे पेज पूरा बचा हुआ लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन नए पेज से ही चालू करना है बच्चा, ठीक है। और एक और चीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना फालतू का ना क्रॉस मार देते हैं, ये मत मारो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मारो। बस एक चीज आप लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप लिख सकते हो प्लीज टर्न ओवर। जैसे खास कर ये तो सामने सामने वाले पेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मान लो कि आपने 4th का आंसर लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और सी में आप कुछ आंसर लिख रहे हो जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लिखते जा रहे और यहां पे आपका स्पेस खत्म हो गया और आपको और लिखना है, तो आप क्या करोगे, पेज को टर्न करोगे। मान लो ये वाला पेज था आपका, यहां तक आपका आ गया, जैसे देखो यहां पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेना, यहां पे आ गया और इधर खत्म हो गया। अब आपको पीछे पलटना है और यहां आंसर कंटिन्यू करना है, तो आप क्या करोगे, अगले पेज पे जाओगे, ठीक है, कहां गया भाई अगला पेज, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मान लो ये अगला पेज आ गया आपका, ठीक है, एक मिनट मिटा देता हूं, 2 सेकंड रुक जाओ बच्चा, 2 सेकंड, ठीक है। मान लो ये आपका नया पेज आ गया, मान लो आपने पेज पलटा, ये पेज था, इधर आपका आंसर खत्म नहीं हो रहा है और बचा हुआ लिखना और है, तो आपने पेज पलट लिया, तो क्या आ गया, नया आ गया। तो आपको अपना जो आंसर है यहां से कंटिन्यू करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंटिन्यू करना है। लेकिन बस एक काम कर देना कि जो इसके पहले आपने जो लिखा था, उसके नीचे लिख देना प्लीज टर्न ओवर या फिर आंसर कंटिन्यू, ऐसा करके आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। इससे जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर जो भी है, वो समझ जाएंगे कि भाई इसका आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है, वो लिख रहा है यहां पे नीचे कि भाई आगे कंटिन्यू है, आंसर कंटिन्यू नेक्स्ट पेज प्लीज टर्न ओवर। तो जैसे ही वो पेज टर्न करेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ उसका बचा हुआ आंसर यहां पे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसका ध्यान में रखना है। पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियो में मैंने और भी बहुत सारी बात कही थी, तो वो पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो भी जाके तुरंत चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यही सब चीजें थी इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट, और क्या बच गया चेकआउट कर लेता है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि सिग्नेचर प्रॉपर सबका हुआ है कि नहीं वो चेकआउट कर लेना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सप्लीमेंट जो आप लिखते हो, तो मान लो कि अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सप्लीमेंट का नंबर लिखना जरूरी है। जैसे 2 सप्लीमेंट आपने लिया है तो 1+2, तो 1+2 = 3 ऐसा करके लिखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लीमेंट जो है वो रस्सी से बांधा जाता था, तो रस्सी से बांधते हैं, स्टेपलर मारते हैं, जो भी है वो प्रॉपर तरीके से करना ताकि वो खुल ना जाए। खासकर रस्सी से ही बांधा जाता है, थ्रेड दिया जाता है, तो वो गलती मत करना। आपका सप्लीमेंट इतना टाइट होना चाहिए बंधा हुआ ताकि वो खुले ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि कभी कभी आंसर शीट में जो सप्लीमेंट बांधे होते हैं वो इतना बच्चे ढीला बांधते हैं ना कि वो खुल जाता है और सप्लीमेंट अलग हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो सप्लीमेंट में भी आपको डिटेल्स जो ऐसा आएंगे वो फिलअप तो करना ही है, सीट नंबर एंड ऑल, लेकिन उसको टाइटली बांधना है, इस चीज का ख्याल रखना थ्रेड से, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी दोस्तों मेरी तरफ से, ताकि अगर आप इस प्रकार से मिस्टेक नहीं करोगे आंसर शीट लिखने के दौरान, चाहे पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो, तो अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और जो आपने पढ़ के आए होंगे वो आराम से लिख के अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में निकाल सकते हो। बस इतना ही कहना था मुझे आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ओके है। तो चलो आपका जो डिमांड था फाइनली पूरा हो गया, खुश हो तो फटाफट से कमेंट कर दो, अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। और भी क्या टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर से ट्राई करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। चलो जितना हो सके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।